नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, एमएस, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। आइए अब आपको बताते हैं वैज्ञानिक सबूतों के साथ कि सच्चाई क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सैकड़ों साइट मिली हैं, जिसमें से हरियाणा के भिराना प्रांत में जो साइट मिली है उसका रेडियो कार्बन डेटिंग से अगर उम्र निकालें तो वह कम से कम, मैं रिपीट करता हूँ, कम से कम 9,500 साल पुरानी सिविलाइजेशन के अवशेष हैं। यानी कि ब्रिटिशरों ने जो टाइमलाइन बताया है 3500 साल का, वो इसके आसपास भी नहीं है, इससे 3 गुना पुराना है। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में स्वस्तिक के चिन्ह मिले हैं, नमस्कार करती हुई मूर्तियाँ मिली हैं, अलग अलग योग के आसन करती हुई मूर्तियाँ और चित्र मिले हैं, शिवलिंग मिला है, स्त्रियों की मूर्तियों की मांग में लाल रंग के पिगमेंट्स मिले हैं जो कि आज के सिंदूर लगाने की प्रथा को दर्शाता है, और एक साथ हाथ में कई हाथी दांत जैसी चूड़ियां पहनी हुई मूर्तियां हैं स्त्रियों की, जो कि हम आज भी देख सकते हैं। साड़ी के अवशेष भी मिले हैं। यह 9,500 साल पुरानी सभ्यता में यह सब सबूत मिलना इस बात का काट्य प्रमाण है कि सनातन धर्म का स्वरूप उस वक्त जैसा था, काफ़ी हद तक आज भी वैसा ही है। और इसी के साथ भारत के सिनौली में जो खुदाई हुई उसमें पहली बार घोड़े और उनके साथ कॉम्पैटिबल रथ मिले। ये बहुत बड़ी खोज थी, और इसीलिए जैसा कि हमने आगे देखा कि घोड़े के सबूत ना मिलने के कारण आर्यन इन्वेजन थियरी को एक बहुत बड़ा वेग मिला। और तो और सिनौली में फीमेल वॉरियर्स के शव भी मिले हैं। क्या आप मान सकते हैं कि वो सिविलाइजेशन कितनी उन्नत रही होगी कि जहाँ पे स्त्रियां भी फौज का हिस्सा हुआ करती थी। इन सब बातों से पता चलता है कि एक पूरी की पूरी कल्चरल कंटिन्यूटी देखी जा सकती है हजारों सालों की हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्राचीन लोग और भारत के आज के लोगों में। ये हमारी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अब दूसरे प्रमाण की बात करें ऋग्वेद की, जो आज तक दोस्तों ह्यूमन हिस्ट्री में लिखा गया सबसे पुराना रिटन टेक्स्ट है। दुनिया का कोई भी साहित्य इससे पुराना नहीं है। अगर ऋग्वेद में देखें तो इसमें वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो कि आज की संस्कृत भाषा से पुरानी है। और इसमें सप्त सिंधु रीजन यानी कि सिंधु, सरस्वती, झेलम, चेनाब, रवि, बियास और सतलुज, ये 7 नदी को दर्शाता है, जो आज के पाकिस्तान और मध्य, उत्तर और पश्चिम भारत को दर्शाता है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया। यहाँ ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि यह लिखने वाले बाहर से आए थे, जैसा कि ब्रिटिशरों ने उनकी थियरी में प्रपोज किया। ऋग्वेद लिखने वालों की लेखनी से पता चलता है कि यह लोग वैदिक संस्कृत लिखने वाले थे, और वो यहाँ की कुदरत से बहुत ज़्यादा अटैच थे, जैसे कि हम अपने वतन से अटैच होते हैं। वे लोग यहाँ की नदियाँ, जंगल, पशु पक्षी को भली भांति जानते थे, और भारत के बाहर की कोई भी नदी और भारत के बाहर का कोई भी स्थल या पशु पक्षी का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है। अगर वो लोग बाहर से आए थे तो एक भी एविडेंस ऐसा क्यों नहीं है? ऋग्वेद में अनेक बार सरस्वती नदी का जिक्र आता है। उसे माता कहा गया है, उसे प्रभावशाली कहा गया है, विराट नदी का नाम दिया गया है। ऐसी कोई नदी आज देखने को नहीं मिलती है। लेकिन सैटेलाइट इमेज से एक विशाल नदी का सूखा पट दिखता है, जो हिमालय से होकर सौराष्ट्र कच्छ तक फैला हुआ है, और यह सूखी नदी का पट ही सरस्वती नदी है, जिसका ऋग्वेद में वर्णन है। और यह नदी आज से लगभग 7,000 साल पहले हुआ करती थी, और आज से लगभग 3,500 साल पहले यह नदी सूख गई, क्योंकि भारत में मॉनसून का साइकिल धीरे धीरे वीक होने लगा था। यह आर्कियोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। यानी कि
जब ऋग्वेद में इसका वर्णन लिखा गया है तब सरस्वती नदी अपने पूरे जोश में और पूरे उफान में बहती थी, जो लगभग 7000 साल पहले की बात है। यानी कि ऋग्वेद कम से कम 7000 साल पुराना है, उससे भी ज़्यादा वो पुराना हो सकता है। इसमें भी 3500 साल वाली बात दूर दूर तक नहीं आती है, क्योंकि 3500 साल पहले तो सरस्वती नदी पूरी तरीके से सूख चुकी थी। और ऐसे भी कई प्रमाण हैं कि भारत के लोग एक्चुअली पश्चिम में पर्शिया और गांधार और सीरिया और टर्की तक गए थे। एक ग्रंथ वैदिक बोधयाना स्रोत सूत्रम में साफ साफ वर्णित है कि वैदिक काल में अमावसु नाम का राजा था और द्रविड़ नाम की जो क्लेन थी वो भारतवर्ष की पश्चिम में गए थे, और इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में हमें मितान साम्राज्य, जो कि आज के इराक और सीरिया में हुआ करता था, लगभग 3300 साल पहले वहाँ पर संस्कृत में लिखे कार्विंग्स मिले हैं। मितान साम्राज्य की संस्कृत भाषा वैदिक संस्कृत से नई भाषा है, यानी कि ऋग्वेद इससे भी पुराना है। इस बात से यह सिद्ध होता है। और अगर जेनेटिकल एविडेंस की हम बात करें तो R1A1 हैप्लोग्रुप जीन, हैप्लोग्रुप यानी कि जिससे यह पता चले कि मनुष्य किसी एक कॉमन पूर्वज के हैं, जैसे कि एक जीन, या तो संस्कृत में हम कहेंगे तो वंश, जो कि पेट्रियार्कल जीन है, उससे पता चलता है कि अप्रॉक्सीमेटली 70,000 या 80 से 85,000 साल पहले मॉडर्न मैन का अस्तित्व अफ्रीका में था, और वहाँ से वह जीन, अफ्रीका से यह जीन निकलकर भारत में आया, और फिर भारत से यह जीन दूसरे सारे यूरोपियन देशों में गया। यानी कि भारत के लोग भारत से बाहर गए, ना कि बाहर के लोग भारत में आए हैं। और दूसरी बात, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में यह जीन की स्टडी से साबित हुआ कि देयर इज नो जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ, और यह चेंजेस का कारण सिर्फ इतना है कि साउथ विषुववृत्त यानी कि इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए ओवर द टाइम नेचुरली त्वचा में मेलेनिन पिगमेंट का प्रमाण बढ़ता है ताकि कैंसर से प्रोटेक्शन हुआ जा सके। जैसे कि जिस प्रदेश में ज़्यादा सूरज रहता है वहाँ के लोग काले होते हैं, और जहाँ पे सूर्य प्रकाश कम होता है, जैसे कि यूरोपियन, ब्रिटिशर्स, वहाँ के लोग अपने आप गोरे होते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और हाँ, ये जेनेटिक टेस्टिंग में सब जाति के लोग और आदिवासी लोग भी जो भारत में रहते हैं उन सब का जेनेटिक टेस्टिंग बताया गया, और वो सब यही बताते हैं कि हम सब एक ही वंशज की संतान हैं।